हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आसानी से मिल रहे होंगे और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है वो समझ में आ रहा होगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आज भी है जो बार बार आयोग में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डेली आते रहेंगे। आप लोग अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए और आप लोगों का जो डिमांड है कि इकोनॉमी की क्लासेस भी दी जाएं, उस पर भी काम चलेगा बच्चों। कुछ दिन बाद आप लोगों को इकोनॉमी के प्रश्न भी मिलेंगे। अभी आप लोग हिस्ट्री पर फोकस कीजिए क्योंकि आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर करना है, उसके बाद मिडवल और फिर मॉडर्न कवर करना है। तो हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, इसी वजह से हिस्ट्री के भी क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं। इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो उतना बड़ा नहीं है, तो उसको हम आगे चल के शुरू करेंगे और वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो और उसके बाद फिर आपका मिडवल और फिर उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस शुरू की जाएं। तो बच्चों, हमें हर चीज़ का ध्यान है, आप लोग बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रयास कीजिए और नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था। पहला ऑप्शन है अग्रहारित, दूसरा ऑप्शन है युक्त, तीसरा ऑप्शन है प्रादेशिक और चौथा ऑप्शन है राजुक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्ज़ाम में कई बार आया है, ये नेट एग्ज़ाम में भी आया है, IAS PCS लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ तो उसमें जो मगध साम्राज्य था, इसी ने सभी महाजनपदों को धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य में मिलाया और एक सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का जो प्रयास था वो मौर्यों ने किया था और मौर्य ही ऐसा पहला साम्राज्य था जिसने पहली बार प्रशासन में इतने बड़े पैमाने पे अधिकारियों का जो है नियुक्ति किया, इतने बड़े पैमाने पे टैक्सेस लगाए, इतने बेहतरीन तरीके से वर्क किया था। तो ये पहला मौर्य प्रशासन ही है। इसी वजह से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और मौर्य साम्राज्य अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा अधिकारी है जो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का भाग नहीं था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों और आई होप आपको ये पता भी होगा, आपको मैंने बताया भी था। अगर आपने डेली क्लासेस देखी हैं मेरी डिटेल तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर नहीं देखा है तो पता होना चाहिए। अग्रहारित ये मौर्य साम्राज्य का अधिकारी नहीं है। आपका जो प्रादेशिक है, ये क्रम भी आया बच्चों की प्रादेशिक, युक्त और राजुक का क्रम बताइए। तो सबसे बड़ा था प्रादेशिक, देखिए नाम भी इसका बड़ा है, 4 अक्षर का है प्रादेशिक, तो ये सबसे बड़ा अधिकारी था। दूसरे नंबर का जो था ये था राजुक, इसका भी देखिए नाम 3 अक्षर का है, दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरा जो है ये है युक्त। ये क्रम है इन अधिकारियों के पोस्ट का या मतलब उनके बड़े होने का। तो याद रखेंगे बच्चों, ये तीनों अधिकारी क्रम से हैं, सबसे बड़ा प्रादेशिक है, फिर राजुक है, फिर युक्त है। ये क्वेश्चन आया है कि इसको क्रम में बताइए इनके पोस्ट के आधार पे। और साथ ही देखिए ये क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो आपके ये तीनों काफ़ी फेमस है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आया है कि अशोक के किस बृहद शिलालेख में प्रादेशिक, युक्त और राजुकों के नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये अभी याद रखेंगे, अशोक का जो तृतीय बृहद शिलालेख है इसी में उल्लेख मिलता है इनका। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आप तृतीय शिलालेख है इसी में देखने को मिलता है, इन तीनों अधिकारियों का वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि पहला आपका ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। किसने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? आपको पता है ये काफ़ी जो है इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन ने किया या अशोक ने किया या गौतम बुद्ध ने किया या कनिष्क ने किया है। तो ये आंसर तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया है। तो ये सबको पता होगा कि इसका निर्माण अशोक ने किया है। और साथ ही पूछता है कि कौन से स्तंभ अभिलेख को हमारे यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो सारनाथ स्तंभ अभिलेख
को ही या स्तंभ के शीर्ष भाग को ही राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। साथ ही इसी स्तंभ पर लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन से श्रेष्ठ स्तूप मतलब इनमें से कौन सा है या किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, यानी कि सबसे अच्छा, सभी स्तूपों में सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ जो स्तूप है वो कौन सा है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। पहला है अमरावती, दूसरा है भरहुत, तीसरा है सांची, चौथा है सारनाथ। अब आपको बताना बच्चों कौन सा स्तूप है जो सर्वश्रेष्ठ है सभी स्तूपों में। तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे अवशेषों पर एक स्तूप बना दिया जाए, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 जगह स्तूप बनाए गए। आगे चल करके इन्हीं 8 स्तूपों को तोड़ करके अवशेष निकाले गए बुद्ध के शरीर के, और उसी पर अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कर दिया था। सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण इन्होंने किया। हालांकि 84,000 स्तूपों का कहीं पे नामो निशान नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो आपको बताना है कि सबसे बेहतरीन स्तूप कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप आपका सांची का है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। किसने बनवाया ये भी आता है, तो आपको पता ही होगा, इसको अशोक ने बनवाया है। और ये किस राज्य में है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सांची के स्तूप के बारे में बताया है कि सांची के स्तूप का जो रेलिंग है ये प्लेन है, लेकिन इसका जो तोरण द्वार है ये अलंकृत है, इस पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बने हुए हैं। और सांची के स्तूप में 3 स्तूप हैं। एक महास्तूप है जो महात्मा बुद्ध को समर्पित है। दूसरा जो स्तूप है इसमें दुधिये बौद्ध संगीत में शामिल होने वाले जो अनुयायी हैं उनके जो अवशेष हैं उसमें से कुछ लोगों का रखा हुआ है। और तीसरा जो आपका स्तूप है इसमें महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य महामोदगल्यायन और सारिपुत्र प्रकरण का अवशेष रखा हुआ है। बच्चों ये सब क्वेश्चन बन चुका है कि पहला स्तूप किसको समर्पित है, तीसरे स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं, किसने बनवाया है, क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान देंगे और जितने पॉइंट बताए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम में मतलब जो है क्वेश्चन बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में हालांकि जो आपका सांची का स्तूप है इसका रेलिंग लकड़ी का था, लेकिन शुंग वंश के शासकों ने इसको पत्थर का बनवा दिया था। हालांकि रेलिंग जो है वो एक तरीके से कहिए कि प्लेन था, सिंपल था, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं की गई थी। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से जो है स्थान एवं स्मारक की गलत युग्म की पहचान करें। इनमें से कौन सा है। आप देख रहे हैं एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्तूप और मठ दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। क्या पहला सुमेलित नहीं है कौशाम्बी घोषित राम मठ। दूसरा है क्या, दूसरा सुमेलित नहीं है कुशीनगर राणाभर स्तूप। तीसरा है क्या सारनाथ धमेक स्तूप, सारनाथ में नहीं है। और चौथा है श्रावस्ती भरहुत स्तूप। क्या श्रावस्ती में भरहुत स्तूप है। आपको बताना बच्चों कौन सा है एक जो कि गलत है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए और फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो आई थिंक आपको ये पता होगा। आपका जो कौशाम्बी है ये घोषित राम मठ कौशाम्बी में ही घोषित राम है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। और अगर थोड़ा मुश्किल होता है तो भी याद रखिएगा का के लाइन में ही घा आता है, इसलिए जो कौशाम्बी है ये यहाँ पे घोषित राम मठ पाया जाता है। कुशीनगर में आपका राणाभर है, यहाँ पे भी नगर है और यहाँ पे भी जो है ये राणा लिखा है, यहाँ पे राणाभर या राणाभर एक ही बात है। ये कुशीनगर में है, बिल्कुल सही बात है। और जो आपका सारनाथ है यहाँ पर धमेक स्तूप है, ये भी सही है। लेकिन ये आपको पता होगा कि श्रावस्ती में जो स्तूप है वो सहेत महेत है। याद रखेंगे सहेत महेत, ये एग्जाम में कई बार आया है। श्रावस्ती में जो स्तूप पाया गया वो सहेत महेत है। जो भरहुत स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और किसने बनवाया है ये क्वेश्चन भी आया है। शुंग वंश के शासकों ने इसको बनवाया है, शुंग वंश के शासकों ने बनवाया है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। और ये किससे बना है ये भी याद रखेंगे, लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये भी क्वेश्चन आया है।
लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये लाल बलुआ पत्थर से, और इसकी जो रेलिंग है बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलंकृत किया गया है। और ये क्वेश्चन भी आईएएस में आया है कि कौन से स्तूप की रेलिंग जो है वो या जो वेदिका है वो बहुत खूबसूरती से अलंकृत किया गया है। तो ये अलंकृत किया गया है भरहुत स्तूप की रेलिंग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बच्चों। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान पर गए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तीर्थ यात्रा का आपका क्रम है, इस क्रम को बताना है कि तीर्थ यात्रा का सही क्रम कौन सा है। और ये एग्जाम में बच्चों आया है क्वेश्चन, और ये आईएएस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्रम कौन सा है, और ये क्रम लगाने के लिए आपको बताना है। और यहाँ पे एक भी चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो तीर्थ यात्रा का क्रम दे रहा है ये यहाँ पे अशोक नहीं होगा बल्कि महात्मा बुद्ध होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। अशोक नहीं है बल्कि यहाँ पे बुद्ध होंगे। बुद्ध जो है अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उन्होंने अलग अलग स्थानों का भ्रमण किया था, आपको इसका क्रम बताना है। तो आई थिंक आपको इसका क्रम अगर नहीं पता है तो याद होना चाहिए। सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध हैं वो लुम्बिनी, यानी कि जो आपका 4 ऑप्शन है ये सही होगा, पहले नंबर पे लुम्बिनी गए थे। उसके बाद कपिलवस्तु गए हैं, कपिलवस्तु के बाद ये गया गए हैं, और गया के बाद इन जो आगे बढ़े हैं तो ये सारनाथ गए हैं, और इसके बाद ये कुशीनगर और लास्ट में श्रावस्ती गए हैं। याद रखेंगे बच्चों, इसको याद कैसे करेंगे आप, तरीका बता दे रहे हैं। लुम्बिनी में जो है जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो लुम्बिनी फर्स्ट स्थान पे आएगा। उसके बाद वो कपिलवस्तु प्रस्थान किए थे दूसरे नंबर पे, तो कपिलवस्तु आएगा। और इसके बाद जो है गए, वो जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया था, इसलिए आपका गया हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, इसलिए सारनाथ हो जाएगा। और उसके बाद वो कुशीनगर गए हैं, इसलिए कुशीनगर आएगा। और लास्ट में जो है श्रावस्ती गए हैं, और श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षा काल बिताया था। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि सर्वाधिक वर्षा काल बुद्ध ने कहाँ बिताया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा काल इन्होंने बिताया है श्रावस्ती में। ये भी क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया है महात्मा बुद्ध ने, तो सबसे ज़्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में दिया है। और ये भी क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा अनुयायी कहाँ है महात्मा बुद्ध के, तो सबसे ज़्यादा जो अनुयायी बने थे वो भी श्रावस्ती में ही बने थे। याद रखेंगे बच्चों इतना सारा, यानी कि जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा समय बिताया, जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा स्पीच दिया, वहीं पे तो सबसे ज़्यादा अनुयायी होंगे। तो बिल्कुल ये आप रटने वाली बात ही नहीं है, जहाँ समय बिताया वहीं पे उपदेश दिया और वहीं पे ज़्यादा अनुयायी हुए, और वो प्लेस है आपका श्रावस्ती। और क्रम याद रखेंगे बच्चों, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु के बाद गया से सारनाथ से कुशीनगर से श्रावस्ती। ये आपका सही क्रम था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 421536 ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, और अब जब एग्जाम में आएगा तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो कौन सी भाषा है? क्या संस्कृत भाषा है? दूसरा है क्या प्राकृतिक भाषा है? तीसरा है क्या पाली भाषा है? और चौथा है क्या हिंदी भाषा है? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो अशोक के अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। और ये भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और कल के क्लास में मैंने जितनी भी लिपियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया था। इसलिए आपको ये भाषा बिल्कुल पता होना चाहिए। मैंने भाषा भी बताया था, लिपियाँ भी बताई थी। तो आई थिंक आपको सही आंसर मिल गया होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृतिक भाषा, यही आपका सही हो जाएगा। अशोक के स्तंभों में या अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का उपयोग ज़्यादा किया गया है। लेकिन जब हम बात करेंगे जो है लिपियों का, तो लिपियों में आपको मैंने बताया था कि खरोष्ठी, अरामाइक, ब्राह्मी, यूनानी, ये सभी लिपियां इन्होंने उपयोग किया है। तो लिपियों में तो 4-5 लिपियां हैं, लेकिन भाषा जो है वो प्राकृतिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इनमें से कौन सा है जो खरोष्ठी लिपि में है? तो आपके पास ऑप्शन है कालसी, दूसरा है गिरनार, तीसरा है शहबाजगढ़ी, चौथा है मेरठ। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा है जो कि जो है लिखा हुआ है खरोष्ठी लिपि में। और ये भी आपके लिए आसान होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो आपको पता होगा कि जो आपका शहबाजगढ़ी है ये आपका खरोष्ठी लिपि में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। शहबाजगढ़ी ही आपका खरोष्ठी लिपि में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे, एग्जाम में कई बार आया हुआ है और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? यानी कि जो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख लिखे गए हैं उस पर भाषा कौन सा उपयोग में लाया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख हैं वो कौन सी भाषा में है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये पाली भाषा में है या संस्कृत भाषा में है या प्राकृत भाषा में है या ब्राह्मी जो है, हालांकि ब्राह्मी कोई भाषा नहीं है तो आप ब्राह्मी को हटा सकते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं और इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है। तो आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि महात्मा जो इन्होंने हैं अशोक हैं या अशोक ने ही ज़्यादातर शिलालेख लिखवाए हैं। शिलालेखों के द्वारा अपनी जनता को संबोधित करने वाले पहले राजा हैं अशोक। ये क्वेश्चन आया है, पहला राजा कौन है या पहला शासक कौन है जिसने अपनी प्रजा को शिलालेखों के माध्यम से संबोधित किया है? तो वो अशोक हैं और इन्होंने ही पहली बार शिलालेख लिखवाए हैं बड़े पैमाने पे और इन्होंने अपने शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, ये आपको पता है। और भारत में मिलने वाले लगभग सभी अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, ये भी आपको पता है। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिपि का प्रथम उद्भव वाचन किस पर उत्कृष्ट अक्षरों में किया गया है? आपको बताना है कि लिपि का प्रथम उद्भव वाचन किस पर उत्कृष्ट अक्षरों में किया गया है, यानी कि जो पहली लिपियां मिली हैं वो किस पर लिखी गई हैं, उन अक्षरों को किस पर लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है पत्थर की पत्तियों पर, यानी कि पत्थर की पट्टियों पर। यहाँ पे बच्चों जो दिया है पत्ती, ये पत्ती नहीं है बल्कि पट्टी है, याद रखेंगे। क्या ये पत्थर की पट्टियों पर लिखे गए हैं या मोहरों पर लिखे गए हैं या स्तंभों पर लिखे गए हैं या सिक्कों पर लिखे गए हैं? यानी कि शुरुआती तौर की जो लिपियां हैं उनका लेखन किस पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये आपको बताना है। आई होप आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा और आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। तो आप आई थिंक आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है या फर्स्ट बिल्कुल सही है। पत्थर की पट्टियों पर शुरुआती जो आपके लिपियां हैं इनका जो है लेखन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चल के स्तंभों, सिक्कों और इन सभी चीज़ों पे किया गया है और लेकिन शुरुआती तौर में जो लिखा गया है वो पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और इसमें क्या कह रहा है। तो पहला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां प्राप्त अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। कह रहा है वह स्थान जहां से प्राप्त अशोक की लिपि है या अभिलेख है वहां से ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो वह स्थान कौन सा है जहां से अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? आपको बताना है बच्चों वो प्लेस कौन सा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में है नागार्जुनकोंडा, दूसरा है अनुराधापुर, तीसरा है ब्रह्मगिरी और चौथा है मास्की। तो वह स्थान कौन सा है जहां से प्राक अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? प्राक मीन्स बेटे यहाँ पे प्राप्त नहीं है, यहाँ पे है प्राक। प्राक मीन्स होता है प्राचीन, जो बहुत पुराना हो। ऐसी जो है अशोक की यानी कि अशोक की सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि का उल्लेख या जो है साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये अगर आपके लिए नया है तो बिल्कुल भी जो है घबराइएगा मत। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और उस समय ये लिखा गया था
अनुराधापुर में। याद रखेंगे बच्चों, अनुराधापुर कहाँ है? श्रीलंका में है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में है आपका अनुराधापुर। ये एग्जाम में आ चुका है। श्रीलंका, श्रीलंका का प्लेस है अनुराधापुर और यहीं पे पाया गया है अशोक का सबसे प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? लिपियों का मैंने एक अच्छा खासा क्लास लिया है बच्चों। अगर आपको लिपियों के बारे में बेहतरीन जानकारी चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए, कितनी लिपियां हैं, कहाँ प्रचलित हैं, क्या विशेषताएं हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में आप क्लास देख लीजिएगा, लिपि क्लास, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी? पहला है ब्राह्मी, दूसरा है जो है नंद नगरी, तीसरा है शारदा और चौथा है खरोष्ठी। तो आपको बताना है बच्चों कौन सी लिपि है जो प्राचीन काल से या प्राचीन काल में दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो आपको ये आई थिंक पता चल गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आपका जो ब्राह्मी लिपि है बाएं से दाएं लिखा जाता था और आपकी जो नागरी है और शारदा है ये भी बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, लेकिन आपकी जो खरोष्ठी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। साथ ही आपने देखा होगा सिंधु लिपि के बारे में सुना होगा। सिंधु लिपि जो है ये भी दाएं से ही शुरू होता है, दाएं से शुरू होता है, लेकिन ये लिखने की जो टेक्निक है ये दाएं से बाएं जाता है, फिर बाएं से दाएं जाता है, फिर दाएं से बाएं, यानी कि इसको इसीलिए कहा जाता है गोमूत्रिका लिपि या बोस्टोफिडन लिपि, या इसी को मतलब जो है सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। तो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन शुरुआत ये भी दाएं से ही होता है। तो दाएं से बाएं खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। सिंधु लिपि जो है दोनों तरफ से शुरुआत दाएं से होता है, लेकिन वो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं भी लिखा जाता है। और सिंधु लिपि का नाम बहुत ज़्यादा पूछता है कि क्या नाम है, तो इसको बोस्टोफिडन लिपि या गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतया किस नाम का उल्लेख हुआ है? अशोक के अपने अभिलेखों में सामान्यतया किस नाम का उल्लेख हुआ है? ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए और ये वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है चक्रवर्ती, दूसरा है धर्मदेव, तीसरा है धर्मकीर्ति, चौथा है प्रियदर्शी। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था ऐसे ही, और आज फिर से जान लीजिए। अशोक के जो मैक्सिमम शिलालेख हैं उसमें अशोक का जो नाम है वो है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, यानी कि वो जो ईश्वर का सबसे प्रिय हो उसको प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिन पर अशोक का व्यक्तिगत नाम लिखा है, उसको हम आगे के क्वेश्चन में बताएंगे। आगे के क्वेश्चन में भी एक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अशोक का एक अभिलेख है जो कि भाब्रू अभिलेख है। भाब्रू अभिलेख, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भाब्रू अभिलेख पर अशोक को कहा गया है मगधाधिराज। मगधाधिराज कहा गया है। और आप अशोक का एक और अभिलेख है जो कि आपका मास्की है। मास्की जो है ये आपके कर्नाटक में है। मास्की में इनको बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य कहा गया है। और इसके अलावा याद रखेंगे पुराणों में इनको कहा गया है अशोक वर्धन। क्वेश्चन आया है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से पुकारा जाता है, तो कहा जाता है अशोक वर्धन। पुराणों में कहा जाता है अशोक वर्धन। और आपका जो क्वेश्चन है भब्रू वाला, यहाँ पे कहा जाता है मगधाधिराज। और इसके अलावा मास्की में इनको कहा जाता है बुद्ध शाक्य। और इसके अलावा मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी कि सीधे अशोक मिलता है। और ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार एग्जाम में आया है। याद रखेंगे बच्चों, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। पुराणों में अशोक
वर्धन मिलता है, भाब्रू शिलालेख में मगधाधिराज मिलता है और मास्की में इनको बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। इसके अलावा जितने भी अभिलेख मिले हैं अशोक के, उसमें अशोक के लिए देवा नाम प्रियदर्शी का उपयोग किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये जितने भी पॉइंट बताए हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? कौन सा है जो अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इन पर बढ़िया पालिश है। दूसरा ऑप्शन है यह अखंड है, यानी कि जो मतलब अलग अलग टुकड़ों में नहीं है बल्कि एक ही जो है टुकड़े से बने हैं। तीसरा है स्तंभ का साफ्ट सुंडाकार है और चौथा है यह जो स्थापत्य संरचना के भाग हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है, यानी कि सही नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपका चौथा ऑप्शन है यही गलत है, क्योंकि ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है। स्थापत्य में आपको पता है कि भवन निर्माण आता है, स्तंभ को स्थापत्य में नहीं लिया जाता, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन गलत है। पहला सही है, इस पर बहुत ही बढ़िया पॉलिश किया गया जिसको ओप कहा जाता था, ओप। और ये ब्लैक कलर के चमकीले पॉलिश होते थे, वो आज तक जो है इनका कलर फेड नहीं हुआ, आज भी ये चमकते रहते हैं। ओप जिसको कहा गया, इस पर जो पॉलिश किया गया है। और ये अखंड है, ये भी आता है कि यूनानी जो स्तंभ हैं इनकी जो विशेषता है, यूनानी स्तंभ की विशेषता है कि ये कई टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं, कई टुकड़ों को जोड़ करके बनाए गए हैं। लेकिन जो अशोक के स्तंभ है ये एक टुकड़े को मतलब एक ही टुकड़ा लिया गया है सीधे। और ये सुंडाकार है, यानी कि नीचे जो है ये मोटा है और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये पतला हो गया है। और ऊपर आप देखेंगे उल्टे कमल की आकृति भी बनी हुई है जिसको अमांगमुखी कमल कहा जाता है। और इसके ऊपर कोई ना कोई पशु बनाया गया है, कहीं पे सिंह है, कहीं पे बैल है, कहीं पे गरुड़ है, कहीं पे मतलब अलग अलग जो जीव हैं उनको बनाया गया है, ये विशेषता है। और इनके जो स्तंभ हैं ये स्वतंत्र रूप से मैदानों में लगाए गए हैं, महलों में नहीं लगाए गए हैं। और साथ ही जो स्तंभ है इनके आसपास चबूतरा नहीं है, चबूतरा नहीं बनाया गया बच्चों, सीधे स्तंभ को ऐसे ही खड़ा कर दिया गया है जो है खुले ज़मीन पे, यानी कि कोई भी इसको सहारा नहीं दिया गया है। और ये स्तंभ कभी गिरते नहीं हैं, बिना सपोर्ट बिना सहारे के खड़े हैं और ये कभी गिरते नहीं हैं। और ये एक ही टुकड़े से बने हैं, ये खंड खंड करके नहीं हैं। और इनके ऊपर उल्टे कमल की आकृति बनी रहती है जिसको अमांगमुखी कमल कहते हैं। और उस कमल की आकृति के ऊपर कोई ना कोई पशु जरूर बना है। ये विशेषता है अशोककालीन या मौर्यकालीन स्तंभों की। और इन पर जो चमक है आज भी बना हुआ है, ओप पेंट जो किया गया है बहुत ही खूबसूरत है, इसकी चमक आज भी नहीं गई है। तो हमारे जो स्तंभ हैं और यूनानी स्तंभों में ये विशेषताएं हैं। यूनानी स्तंभ टुकड़े टुकड़े में बने हैं, ये जो है महल के अंदर बनाए गए हैं और इनके शीर्ष पर कोई पशु नहीं बनाया गया है। साथ ही इनके स्तंभ के नीचे चबूतरे वगैरह बनाए गए हैं, तो इस वजह से उनका और हमारा जो स्तंभ है ये डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि उनका व्यक्तिगत नाम किस अभिलेख में मिलता है। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या ये कालसी है? दूसरा है क्या यह सहबाजगढ़ी है? तीसरा क्या यह विशिष्ट कलिंग राजा है? या चौथा है मास्की? आपको बताना है बच्चों कोई कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, इसीलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आपका जो चौथा ऑप्शन है मास्की, मास्की, नेत्तूर, उदयगोलम, गुर्जरा, ये 4 स्तंभ अभिलेख ऐसे हैं जिन पर अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। रट लीजिएगा बच्चों, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उदयगोलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है? आपको बताना है बच्चों ये कौन से जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से
किस उभारदार यानी कि उभरे हुए जो है उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ लिखा है। यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों, ये जो यहाँ पे लिखा है ये होगा इस तरह से रान्यो अशोक, रान्यो अशोक। देखिए आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, रान्यो अशोक लिखा हुआ है, ये कौन सा प्रस्तर जो है आपका शिलालेख है? क्या ये कंगनहल्ली का है या सांची का है या शाहबाजगढ़ी का है या शाहगौरा का है? आपको बताना है बच्चों ये कौन सा अभिलेख है जिस पर अशोक के बारे में इस तरह के चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कंगनहल्ली हो जाएगा। कंगनहल्ली जो है ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के गुलबर्गा ज़िले में भीमा नदी के किनारे है। याद रखेंगे कंगनहल्ली आपका कर्नाटक में है, सांची आपका एमपी में है, शाहबाजगढ़ी और शाहगौरा जो है इसको आप मुझे बताएंगे ये कहाँ पे है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शाहबाजगढ़ी और शाहगौरा जो स्तंभ अभिलेख हैं ये कहाँ पर पाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर फटाफट दीजिएगा, मैं आप लोगों के आंसर का इंतज़ार करूँगी। नेक्स्ट है बच्चों गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है, ये कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है गुर्जरा शिलालेख कहाँ पाया गया है, और ये भी एग्जाम में कई बार आया है। पहला है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, दूसरा है मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, तीसरा है राजस्थान के जयपुर ज़िले में और चौथा है बिहार के चंपारण ज़िले में। आपको बताना है बच्चों गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? तो ये आंसर भी आपको फटाफट देना है, और ये आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में मिला है गुर्जरा, जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? ये तो आयोग का फेवरेट है, और चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा और आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कलिंग जो युद्ध है इसका विवरण अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? पहला है 13वां, दूसरा है 12वां और तीसरा है आपका 11वां और चौथा है फर्स्ट। आपको बताना है बच्चों कौन सा है जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो आई थिंक आपको पता है ये आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 13वें शिलालेख के द्वारा पता चलता है। आपको पता है अशोक ने सिंहासन ग्रहण करने के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 में, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आया है, ये सन भी पूछा है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन आया बच्चों कि सिंहासन पे बैठने के कितने वर्ष बाद युद्ध किया? तो 8 वर्ष बाद। कब किया? 261 में किया। क्यों किया? क्योंकि कलिंग में बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते थे। साथ ही कलिंग यानी कि वर्तमान का उड़ीसा, ये आप देखेंगे आपकी बंगाल की खाड़ी से लगता है, जहाँ से व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया जा सकता था। ऐसे कारण थे जो कि मेन कारण थे। साथ ही अशोक साम्राज्यवादी नीति का पालन भी कर रहे थे, तो हाथियों को प्राप्त करना मार्ग की ज़रूरत थी ताकि व्यापार और पतन तक जो है पहुँच हो, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साम्राज्य का विस्तार हो सके। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके अशोक ने इस युद्ध को किया था। लेकिन आपको पता होगा ये अशोक के जीवन का पहला सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी युद्ध था, क्योंकि इसके बाद अशोक के मन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कि दुख हुआ और उन्होंने युद्ध करने का विचार ही त्याग दिया। उन्होंने जो है युद्ध नीति को बदल दिया धम्म नीति में, युद्ध नीति को बदल दिया धम्म नीति में। एग्ज़ाम में आया है कि कौन से युद्ध के बाद जो अशोक हैं इन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपना लिया था। तो ये आपका कलिंग युद्ध है जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। नेक्स्ट है बच्चों अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ये क्वेश्चन भी आया है कि अशोक का समकालीन जो तुर्मय है ये कहाँ का राजा था।
ये भी आपको पता होना चाहिए कि अशोक का जो संबंध है ये भारत के राज्यों के साथ साथ विदेशी देश के राजाओं के साथ भी था। और इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन कौन से राजा के साथ इनकी दोस्ती थी या कौन कौन से राजा के साथ इनका बात व्यवहार होता था और वहाँ से कौन से दूत इनके दरबार में आए थे, ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आया है कि अशोक के कौन से शिलालेख से पता चलता है कि अशोक विदेशी देशों के साथ संबंध रखते थे। तो द्वितीय बृहद शिलालेख से या द्वितीय जो बड़ा शिलालेख है इसी से पता चलता है कि विदेशी राजाओं के साथ अशोक के संबंध थे। और भारतीय राज्यों के साथ इनका जो संबंध है इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है, इसलिए ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा मिस्र। तुर्मे जो थे ये मिस्र के राजा हैं। याद रखिएगा बच्चों, अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, जिनमें पहले थे एंटियोक या इन्हीं को एंटियोकस कहा जाता था। और एंटियोकस जो सेकंड हैं ये सीरिया के राजा हैं। तुर्मे या इनको टालेमी सेकंड कहा जाता है या इन्हीं को फिलाडेल्फस भी कहा जाता है, ये मिस्र के राजा हैं। और एंटियोकस या एंटिगोनस ये मैसेडोनिया यानी कि मकदूनिया के राजा हैं। और मग या मगस ये जो है साइरीन के शासक हैं। इस तरह से आप देखेंगे इनके कई जो है विदेशी राजाओं के साथ संबंध है, जिसमें से मिस्र को और सीरिया के शासक को बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। फिलाडेल्फस जो द्वितीय हैं जो मिस्र के राजा हैं, और जो एंटियोकस सेकंड हैं जो सीरिया के राजा हैं, इनको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है बच्चों। ये चीज़ याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ये सारे पॉइंट नोट कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शिलालेखों में से कौन सा एक खाद्यान्नों को देश में संकट काल के समय उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, इसलिए आपको ये तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं बच्चों सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में जो है कई बार आए हैं। तो आपको बताना है क्या ये शाहगौरा ताम्रपत्र है, या अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ लेख है, या प्रयाग प्रशस्ति है, या चंद्र का महरौली स्तंभ लेख है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सा अभिलेख है जिससे जब अकाल सूखा पड़ता था तो उस समय लोगों को खाद्यान्न भी राजा की तरफ से प्रदान किया जाता था, इसका उल्लेख मिलता है। तो ये चीज़ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऐसे 2 अभिलेख हैं, एक तो आपका शाहगौरा हो गया और एक है महास्थान। याद रखेंगे बच्चों, इन दोनों अभिलेखों से अशोक के द्वारा जो है विकट या अकाल परिस्थितियों में अपनी जनता को अनाज उपलब्ध कराने का आदेश या उल्लेख जो है किया गया है। और आपका याद रखेंगे एग्जाम में आया है कि शाहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ पे है, तो ये आपका जो है बांग्लादेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, शाहगौरा जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी याद रखेंगे कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखेंगे हम कि जो आपका जो गोरखपुर ज़िले में है यहाँ से शाहगौरा प्राप्त हुआ। बच्चों याद रखेंगे गोरखपुर ज़िले से, मेरे दिमाग से स्किप कर रहा था, जो आपका शाहगौरा है ये कहाँ पे है, गोरखपुर ज़िले में है। और जो आपका महास्थान है ये कहाँ पे है, ये आपका बांग्लादेश में है। याद रखेंगे शाहगौरा गोरखपुर और महास्थान जो है ये आपका बांग्लादेश में है। कभी कभी दिमाग में बहुत सारे पॉइंट चलते हैं और फिर जो है बातें इधर उधर हो जाती हैं, और इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर कोई भी चीज़ गलती से जो है गलत बता दिया जाएगा तो उसको हम ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुधार कर देंगे। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में देखते रहा करिएगा। और आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना हो बच्चों, अगर क्लास के दरमियान, जो कि मेरा मेन टारगेट रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करा दे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको बता दे, और उस समय अगर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती हूँ तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आप लोग अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर आप लोगों को दूंगी। इसलिए आप लोग इससे बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा कि आंसर नहीं आ रहा है। कोशिश करेंगे कि इसी समय दें, लेकिन अगर उस समय नहीं दे पाते हैं तो बाद में कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर उत्तर मिल जाएगा। और इस समय मेरा पूरा मेन टारगेट रहता है कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा
जल्दी से कवर करें। और साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स उस समय दिमाग में आते हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, इसलिए उस समय दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। कभी कभी हम बोलते कुछ और है, दिमाग में चलता कुछ और है, हमें लगता है कि हम सही बात बोल रहे हैं, लेकिन जब बाद में सुनो, जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि जीवाश्मों का अध्ययन कार्बन डेटिंग विधि से होता है और पृथ्वी और चट्टानों की आयु का पता यूरेनियम विधि से होता है। दिमाग में चल रहा था, मुझे लग रहा था मैं सही बोल रही हूँ, लेकिन मैंने यूरेनियम विधि की जगह कार्बन ही बोला। बाद में जब मैंने वीडियो को सुना तो मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बोला है और इसीलिए मैंने इसको कमेंट बॉक्स में सुधार भी कर दिया था। तो इस तरह से अगर कभी दिमाग में बातें चलती रहती हैं और कुछ और जुबान से निकल जाए तो मैं उसे खुद ही सही कर दूंगी और आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब भी मैं ज़रूर दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, कथन है, कथन कारण आ गया है बच्चों। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थानीय एवं जो है समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यह आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि अभी व्याख्या में हमने इसके बारे में बात किया है। तो पहला है कि क्या कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है क्या दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तीसरा है कि कथन सही है कारण गलत है। और चौथा है कि आपका कथन गलत है और आपका कारण सही है। तो ये तो मैं अभी व्याख्या में बता दिया है बच्चों कि अशोक ने क्यों आक्रमण किया था, साम्राज्य का विस्तार करना, हाथी प्राप्त करना और जो दक्षिण की तरफ रास्ते जाते थे और जो समुद्री मार्ग था उनको नियंत्रण में लाना चाहते थे अशोक। इसलिए आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों मेरी जो बातें हैं उसको भी ध्यान से सुना करें क्योंकि मेरी हर स्टेटमेंट कोई ना कोई एग्जाम के क्वेश्चन का उत्तर होता है, इसलिए आपको उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में। बच्चों यहाँ वर्षों नहीं होगा, यहाँ पे वर्गों होगा। वर्गों याद रखेंगे, वर्गों में 7 वर्गों में किसने विशेष तौर पर विभाजन किया है या 7 वर्गों में उल्लेख किया है, आपको बताना है। क्या वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, दूसरा है क्या अशोक का शिलालेख है, तीसरा है क्या ये पुराण है और चौथा है कि क्या ये मेगास्थनीज की इंडिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड आपके लिए बताना आसान होगा बिकॉज ये हमने डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से बढ़ाया है आप लोगों को। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसी में इन्होंने भारतीय समाज के बारे में बहुत ही विस्तृत विवरण दिया हुआ है। इसी में इन्होंने बताया कि भारतीय समाज 7 वर्गों में या 7 वर्णों में विभाजित है। इन्होंने इसको लोगों की काम करने के जो तरीके हैं उसको आधार बनाया है। इनके हिसाब से समाज जो है ये इसमें 7 जातियाँ पाई जाती हैं या 7 जो है वर्ग पाए जाते हैं और ये 7 श्रेणियां कौन सी हैं ये भी एग्ज़ाम में आया है और इनका क्रम भी पूछ लिया है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले जो इनके विभाजन में आता था वो था दार्शनिक। दार्शनिक वैसे भी आपको पता है सबसे विद्वान व्यक्ति होता है राज्य का, तो सबसे पहले इन्होंने दार्शनिक को रखा है प्रथम स्थान पे। दूसरे स्थान पे इन्होंने कृषकों को रखा है जो उत्पादन करते हैं और सबका पेट भरते हैं। और तीसरे स्थान पे इन्होंने पशुपालकों को रखा है और चौथे स्थान पर इन्होंने कारीगर को रखा है जो कि बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं। और 5वें स्थान पे इन्होंने योद्धा यानी कि राजा को रखा है या कहिए कि योद्धा वर्ग को रखा है। छठे पे इन्होंने निरीक्षक यानी कि गुप्तचरों को रखा है और 7वें पर इन्होंने सभासद यानी कि मंत्रियों को रखा है। तो याद रखेंगे बच्चों इनके 7 वर्ग में कौन कौन शामिल है। तो पहला स्थान इन्होंने दार्शनिक को दिया, दूसरा कृषक को, तीसरा पशुपालक को, चौथा कारीगर को, 5वां योद्धा को, 6वां निरीक्षक या गुप्तचर को और 7वां मंत्री या सभासद को दिया है। ये सारी बातें बच्चों पता होना चाहिए। साथ ही आप जान लीजिए मेगास्थनीज की कुछ और बातें। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं पाया जाता है, जबकि ये गलत बात है। हमारे यहाँ के लगभग बहुत सारे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत में दास प्रथा पाई जाती थी और कई प्रकार की पाई जाती थी। लेकिन मेगास्थनीज यूनान से आए थे। यूनान में दासों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जबकि भारत में दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्हें सम्माननीय स्थान दिया जाता था। अच्छी उनकी स्थिति होने की वजह से ये कन्फ्यूज़ हो गए और इन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पे दास प्रथा है या नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारत में सती प्रथा नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। ये सारी बातें इनकी गलत हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भारतीय को लिखना नहीं आता।
ये लिखने से परिचित नहीं है। इनकी ये कुछ बातें हैं जो कि गलत साबित हो गई। अन्य जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन बार बार आता है कि किसने कहा भारत में दास प्रथा नहीं है, किसने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, किसने कहा कि भारत 7 समाज वर्गों में बटा हुआ था। ये सारी बातें मेगास्थनीज ने कहा था, ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि मौर्य साम्राज्य की देखरेख 6 समितियां करती थी और एक समिति में 5 लोग होते थे, यानी कि इनके हिसाब से 6 समितियां थी, एक समिति में 5 लोग होते थे और वो मौर्य साम्राज्य का निगरानी और देखरेख किया करते थे। साथ ही मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहकर भी संबोधित किया है। ये क्वेश्चन भी आया है, इन्होंने पाटलिपुत्र को क्या कहा है, तो इन्होंने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कह करके संबोधित किया है। और ये आपको पता है कहाँ के राजा के राजदूत थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि मेगास्थनीज किसके राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये बात आपको पता होगा। लेकिन ये किसके राजदूत हैं ये भी आपको पता होगा और बहुत ईजी है, आप उसका आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी था। यानी कि वर्तमान में जो आपका नगर पालिका प्रशासन है जो वो काम करती है, उनमें से कौन सा काम था जो मौर्य काल में भी नगर पालिका किया करती थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों कि उस समय जो आज की नगर पालिका करती है वो काम उस समय मौर्य साम्राज्य भी किया करता था। तो आपको बताना है बच्चों कि पहला है नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, दूसरा है वस्तुओं की कीमत निर्धारित करना, तीसरा है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण और चौथा है शिल्पकार का संरक्षण। आपको बताना है बच्चों जो वर्तमान में करती है नगर पालिका परिषद वो मौर्य काल में भी होता था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा काम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था। याद रखेंगे ये जो आपके मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये मौर्य साम्राज्य था जिसने सबसे पहली बार जनगणना कराया था। जनगणना कराने वाला जो साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य है और इन्होंने मृत्यु और जन्म का पंजीकरण भी कराया था। ये अपने आप में काफ़ी सराहनीय और बेहतरीन काम है, ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बच्चों, भाग एवं बलि थे। भाग और बलि क्या थे? सैन्य विभाग थे या भू राजस्व के स्रोत थे या धार्मिक अनुष्ठान थे या प्रशासनिक विभाग थे। आपको बताना है बच्चों कि आपका भाग और बलि क्या था। ये भी आपको मैंने डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है और यहाँ पे थोड़ी बातें और भी आपको बता दें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो भाग और बलि क्या है जान लीजिए। राजस्व के स्रोत थे। भाग जो होता था ये कृषकों से उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया जो है एक मानक था कि वहाँ पे 1/6 भाग के रूप में उत्पादन कर लिया जाता था। बलि जो है बच्चों, बलि का इतिहास काफ़ी पुराना है। बलि जो है ये ऋग्वैदिक काल में भी है, ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में ये उपहार है। ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा से उपहार है। लेकिन यही बलि उत्तर वैदिक काल में कर बन गया, टैक्स बन गया। याद रखेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था, तो राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा से उपहार था, बाध्यकारी नहीं था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में एक कर बन गया और वो बाध्यकारी हो गया और ये कर आगे भी चलता रहा। तो जो बलि हैं और भाग हैं ये दोनों क्या हैं? राजस्व के स्रोत हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे सारे पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया जो मौर्य साम्राज्य है सबसे बड़ा साम्राज्य है, मतलब शुरुआती दौर का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे ज़्यादा इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की है और सबसे बेहतरीन काम किया इन्होंने। तो आपको बताना है एग्रोनोमोई क्या करता था। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल क्लास में बताया है कि एग्रोनोमोई का क्या काम था, एस्ट्रोनोमोई का क्या काम था। तो बताना है कि पहला है माप और तौल का काम करता था, दूसरा है प्रशासन का प्रबंधन करता था, तीसरा है मार्ग निर्माण करता था और चौथा है राजस्व प्रबंधन करता था। तो आपको बताना है बच्चों एग्रोनोमोई का क्या काम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्रोनोमोई का काम। इसके बहुत सारे काम थे लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम था ये मार्ग का निर्माण करता था। साथ ही मार्ग निर्माण के साथ साथ ये जो है कुछ किलोमीटर या कुछ मील की दूरी पर ऐसे पत्थर भी लगाता था जिस पे लिखा रहता था कि आप कितनी किलोमीटर आ गए हैं या आगे आपको कितनी किलोमीटर जाना है, ये काम भी करता था। इसके अलावा जो आपका मौर्य काल का एग्रोनोमोई है ये राजस्व का संग्रह भी करता था,
सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता था, न्यायिक प्रशासन भी देखता था, भूमि की माप भी करवाता था और सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर, याद रखेंगे कितनी दूरी पर, 10 स्टेडिया, जैसे वर्तमान में हम लोग कहते हैं मील, उस समय कहा जाता था स्टेडिया। 10 स्टेडिया की दूरी पर ये पत्थर भी लगवाया करते थे जो कि बताते थे कि कितने किलोमीटर आप आ चुके हैं, और ये आपके मार्ग निर्माण से संबंधित अधिकारी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्रोनोमोई। नेक्स्ट है बच्चों पंकोडक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। कह रहा है पंकोदकस सन्निरोधे, ये मौर्य प्रशासन में लिया जाने वाला जुर्माना था। किस लिए जुर्माना लिया जाता था? पहला है पीने के पानी को गंदा करने पर, दूसरा है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, तीसरा है कूड़ा फेंकने पर, चौथा है मंदिर को गंदा करने पे। आपको बताना है बच्चों कि ये जो सामने आपके लिखा है ये जुर्माना किस गलती की वजह से लोगों को भरना पड़ता था। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों, ये शब्द सुन के डर मत जाइएगा, ये शब्द आप ध्यान से सुनिएगा। पंक शब्द है पहला, पंक, और पंक मीन्स होता है कीचड़। तो आप देखेंगे कीचड़ कहाँ पे है, तो कीचड़ यानी कि अगर आप कीचड़ फैलाते हैं सड़क पर तब आपको जुर्माना देना पड़ता था, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जुर्माना देना पड़ता था, ये बात याद रखेंगे। सोचिए कितना महत्वपूर्ण था, यानी कि अगर आप सड़क पे कीचड़ फैलाएंगे तो इससे दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती थी, और इसी वजह से सख्त जो है आदेश था कि सड़क पर कोई कीचड़ नहीं फैलाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस समय मौर्य साम्राज्य में इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था सड़कों की देख रेख, उसकी दूरी, उसका मरम्मत, उसकी साफ़ सफाई का। आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य वाकई में बहुत अच्छा है। मौर्य साम्राज्य वाकई में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा डिटेल क्लास देखेंगे तो आप फ़ैन हो जाएंगे मौर्य साम्राज्य के शासकों का और उनके कार्य पद्धति का। वाकई में बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य था और पहली बार इतनी बेहतरीन तरीके से किसी साम्राज्य ने काम किया था। तो बच्चों आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी, आपको आपकी नॉलेज में नई बातें जुड़ी होंगी, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज़। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हिस्ट्री के मैक्सिमम चीज़ें उपलब्ध कराएं और हमारा पूरा प्रयास है। और बच्चों आपसे बस एक ही गुजारिश कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में उपस्थित हो और बेहतरीन तरीके से अपने आंसर दें, क्योंकि उस दरमियान आप एक्टिव मुद्रा में होते हैं, आपका दिमाग काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है और उस समय कंपटीशन की भावना होती है और वो बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसा माहौल बहुत बढ़िया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहें। आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए एक सपोर्ट है, ऊर्जा का कारण बनता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू अगेन।